हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आज पवन कुमार। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, भुगतान शेष। भुगतान शेष का अर्थ होता है अर्थ तथा महत्व। भुगतान शेष के लिए हमें कुछ आवश्यक चीजें जानने के लिए जरूरी है, जैसे कि वस्तुओं के निर्यात एवं आयात। हम बस किस निर्यात का मतलब होता है कोई भी मटेरियल या कोई भी पदार्थ जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो होता है निर्यात। और आयात का मतलब होता है जो भी मटेरियल हम अपने देश से दूसरे देश में फैलाते हैं। वस्तुओं के निर्यात और आयात होता है उन्हें हम देख सकते हैं, वो हमारा असली में होता है, जिन्हें हम दृश्य मदे कहा जाता है, इसीलिए उन्हें दृश्य मदे वास्तविक मदे भी कहा जाता है। अब आता है सेवाओं के निर्यात और आयात। अब यहाँ पर आपने एक चीज स्कोर करिए कि वस्तु क्या होते हैं, हम वस्तु को देख सकते हैं, वो वास्तविक होती है। वो सेवा होती है वो इनविजिबल होती है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें महसूस किया जाता है। जैसे किसी को सड़क पार करवाना, टीचर की सेवा, टीचर को पढ़ाना, ये सारे आते हैं सेवाएं। तो इन्हें आदर्श मध्य कहते हैं, इंडिविजुअल कहा जाता है। और अब आता है वित्तीय परिसंपत्तियाँ। वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती हैं हमारी ऐसे स्टॉक। हम तब बहुत सारे सामान को एक घर में ऐसा राशन वाले वो गेहूँ को एक घर में इकट्ठा कर लेते हैं, वो होता है स्टॉक। वास्तविक परिसंपत्तियाँ जैसे प्लाट एवं मशीनरी, ये होते हैं हमारे बहुत ही लंबे समय तक संपत्ति होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं वास्तविक संपत्ति, जो कि बहुत ही लंबे समय तक रखी रहेगी बट खराब नहीं होती। इसमें एक अर्थशास्त्री ने जिनका नाम है किरडलबर्गर के शब्दों में भुगतान से इसका अर्थ उन्होंने बताया, एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासी तथा विदेशों के निवासी के बीच में किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध रेखा है। ये क्या होता है, हमारा एक देश का भुगतान शेष क्या होता है कि उस देश के सामान्य निवासी वह निवासी होते जो कि अपने भारत क्षेत्र की सीमा के अंदर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं निवासी। और विदेशों के निवासी के बीच में हमारे कितने भी आर्थिक सौदे होते हैं ना, आर्थिक सौदे, उन्हीं को कहते हैं भुगतान शेष, उन्हीं का लेन देन। भुगतान शेष का मतलब होता है पैसों का लेन देन, सिंपल। अब आता है महत्व। आयात और निर्यात को प्रकट करता है। ये हमारा भुगतान शेष है वो किन किन को प्रकट करता है, क्या महत्व होते हैं इसके। महत्व में आता है आयात और निर्यात को प्रकट करेगा कि हमने कितना आयात कराया, कितना निर्यात कराया। विदेशों द्वारा घरेलू उद्योग के शेयर की खरीद को प्रकट करते हैं कि हम विदेशों से कितना भी माल खरीद रहे हैं या उनकी शेयर कर रहे हैं। शेयर का मतलब होता है हम एक जगह से इकट्ठा माल स्टॉक में ही उसे खरीद लेते और अपने पास आके जमा कर देते हैं। पहले ही उस पर सारा धन लगा देते, धन लगाने के बाद तब हमें लगता है कि ये माल आगे भविष्य में जाके महंगा होगा, तो हम उसे बाद में पेड़ निकालते हैं, उसे बोलते हैं शेयर करते हैं। शेयर की खरीद को प्रकट करता है। या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी प्रकट करता है, या FDI को भी प्रकट करता है, या विदेशी मुद्रा के स्टॉक को प्रकट करता है, या हमारे देश में कितनी भी हमारी मुद्रा आती है बाहर कंट्री से, उनकी मुद्रा को भी एक स्टॉक में रखता है, उनको भी इकट्ठा करता है, संग्रहण। और इसके बाद हम पढ़ते हैं भुगतान शेष खाते के घटक। इसके घटक होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं, चालू खाता, कुंजी खाता, सरकारी कोष खाता।
अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालू खाता। ये चालू खाता क्या होता है? हमारे चालू खाते में दो चीज़ें आती हैं हमारी, वस्तुओं के निर्यात। वस्तुओं के निर्यात को हम एस से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, और वस्तुओं का आयात को हम एम से। एस यहाँ पर लिया इसलिए ये होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। तो यहाँ पर हम एम से डिनोट करते हैं इसे। चालू खाते से संबंधित शेष का आकलन। अगर हमें किसी भी चीज़ का चालू खाते की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इसके अंदर चार विधियाँ आती है। पहले आते हैं व्यापार शेष। व्यापार शेष को हम दूसरा नाम तैयार वस्तु का क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि व्यापार में कोई भी हमारी वस्तु बनाई जाती है ना पहले से ही तैयार होती है पूरी तरह से, तो तैयार वस्तु का शेष भी बोल सकते हैं। इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? निर्यात माइनस आयात करते हैं। व्यापार घाटा, इसमें व्यापार को देखते हैं हम, इसमें लॉस्ट हुआ है, फ़ायदा हुआ है व्यापार में। अगर हमारा आयात निर्यात से ज़्यादा है तो ये हमारा व्यापार घाटा है। अगर हमें आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है तो ये घाटा होता है। अगर हमें निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, ये हमारे लिए फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। अब आते हैं सेकंड शेष में, वस्तुओं तथा सेवाओं का शेष। इसमें होता है ना वस्तु सेवा। वस्तुओं का निर्यात एवं गैर कारक सेवाओं के कारण प्राप्त भुगतान। वस्तुओं का आयात प्लस गैर कारक सेवाओं के कारण किए गए भुगतान। इसमें होता है वस्तुओं का निर्यात करेंगे, निर्यात पहले बता चुका है। गैर कारक सेवाओं के कारण प्राप्त, वो गैर कारक सेवा वह सेवा होती है वो हमें अपने आप ही मिलती है, अपनी मर्जी से करते हैं। वस्तुओं का आयात भी पता है और गैर कारक भी पता है। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऐसा बोल देंगे हम सिंपल लैंग्वेज में, व्यापार शेष माइनस गैर कारक सेवाओं का कारण गैर कारक सेवाओं के कारण प्राप्त भुगतान वाले फॉर्मूले से भी, जो हम आगे पढ़ेंगे। आदर्शीय मदों का शेष, ये क्या होता है? हमारा इंडिविजुअल मद कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल मद में हमारी तीन चीज़ें आती है कुल, गैर कारक सेवाओं का शेष प्लस आय का शेष प्लस हस्तांतरणों का शेष, ये तीन चीज़ें आती हैं। अगर हम तीनों चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारा आदर्शीय मदों का शेष निकल जाएगा। फिर आता है चालू खाता शेष। चालू खाता शेष, ये हमने पहले बताया था हम क्या निकालना है? चालू खाता। चालू खाता ये हमारे सब स्टेप बाय स्टेप निकल के एंड में चालू खाता आता है। इसमें आता है व्यापार शेष प्लस आदर्शीय मदों का शेष। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। चलो हम इसमें निकालते हैं सबसे पहले व्यापार शेष। व्यापार शेष कैसे निकलेगा हमारा? कि व्यापार शेष में मैंने आपको बताया है कि इसमें निर्यात माइनस आयात होता है। तो हमारा निर्यात कितना है? निर्यात देख लेते हैं। चलो निर्यात का व्यापार शेष का फॉर्मूला होता है ना एस माइनस एम। तो हमारा निर्यात कितना? हमारा 1.3597 माइनस 207,203। अब इसमें से ऐसा घटाएगा, 7 में से 3 गए तो वैसे हमारे यहाँ पर हम ले लेते हैं हासिल नहीं। हम इसमें सिंपल वे में करेंगे कि आपको रफ वे में हम दिखला देते हैं, इधर घटाते हुए इसी वैल्यू को 2
पहले देखो हमारे कितनी है 203 में से 135597 घटाएगा तो हमारे यहाँ पर 13 बन जाएगा। 13 में से 6 आ जाएगा, या 9 का 0, यहाँ पर 11 में से 5 के 6 बचा, यहाँ हमारा 16 तो 16 में से यहाँ बचेगा हमारा 6, तो यहाँ 6 तो 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और यहाँ पर हमारा 10 में से 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, वैल्यू दिखाई दे रही है ना आपको, इतनी वैल्यू आ जाएगी माइनस करने पर। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ क्या लिखेंगे 706, ये क्या आएगा माइनस में, क्योंकि हमारी एक वाली संख्या है माइनस में बड़ी है। और दूसरा हम निकालेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं का शेष निकालेंगे। इसका मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला भी बताया ऊपर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। इसका फॉर्मूला ये रहा, व्यापार शेष प्लस गैर कारक सेवाओं का कारण शेष। इसमें हमने व्यापार शेष निकाल लिया तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, जो कि है, और इसमें आ जाएगा गैर कारक शेष। तो गैर कारक सेवाएं कितनी हमारी इतनी है, तो हम क्या करेंगे इतने को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं हम 35 3 9। तो आप इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो आपका आएगा 36237। अब इसके बाद हम निकालते हैं थर्ड से। थर्ड क्या है हमारा, इसमें है आदर्शीय मदों का शेष। आदर्शीय मदों का शेष निकालने के लिए हमने क्या करा था, 3 चीज़ें बताई थी आपको ऐड करने के लिए। एक गैर कारक सेवाओं का शेष, और एक होता था आय का शेष, और तीसरा था हस्तांतरण का शेष। अब ये 3 चीज़ें यहाँ पर वो हमें दे रखी है, वो चीज़ों को पुट कर देंगे। हमें दे रखा है गैस सेवा दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 35 3, और यहाँ पर दे रखी है हमें आय माइनस में दे रखी है तो माइनस करेंगे, और हस्तांतरण हमारा प्लस में है तो ये सब प्लस में करेंगे। वो चीज़ हमारे क्वेश्चन में माइनस में तो माइनस में करेंगे, इन सबको माइनस कर आएगा हमारा 57231। और इसके बाद हमें मेन सवाल हमारा यही था, हमें निकालना था चालू खाता निकालना था हमें। चालू खाता निकालने के लिए हम 2 चीज़ें ऐड करते हैं, व्यापार शेष प्लस आदर्शीय मदों का शेष। तो व्यापार तेरा हमने आपको यहाँ बताया कि क्या होता है हमारा व्यापार चालू खाता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यापार शेष प्लस आदर्शीय मदों का शेष। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, व्यापार शेष हमने ऊपर निकाल ही रखा है 71,706, वो भी माइनस का, प्लस आदर्शीय मदों का पर। तो ये हो जाएगा हमारा इतना, इनमें से माइनस करके हमारी वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ये हमारा आंसर इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें,